जैसे जैसे आप लोगों के एग्जाम कंप्लीट हो रहे हैं तो फेज़ 2 की तैयारी की चल रही है अभी। तो आज जो अपने टॉपिक लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट और लगभग हर साल पूछने वाला है, हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है। हेल्थ और फिटनेस पे अपन बात करेंगे, लगभग हर साल पूछा जाता है। जैसे आपको पता ही होगा, 1 मिनट का ही टाइम मिलेगा वहाँ बोलने का, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन प्लस टॉपिक बोलना है। तो इसमें तो मैंने इसे काफ़ी कुछ लिया है, तो आप इसमें से हल्का हल्का जो भी आप याद रख सकते हैं, या जो भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं, जो भी पॉइंट आप अपने लैंग्वेज पे बोल सकते हैं। देखिए, अब हेल्थ और फिटनेस में क्या है, और जो भी आपके पॉइंट है हेल्थ और फिटनेस को लेके, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। अगर उसमें कुछ करेक्शन होगा तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। देखिए, हेल्थ एंड फिटनेस आर असेंशियल फॉर अ हेल्थी लाइफस्टाइल। हेल्थ और फिटनेस क्या है, जरूरी है एक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए। दे डू दे नॉट ओनली improve फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो enhance मेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो केवल इतना ही नहीं करते कि फिजिकल हेल्थ अपनी अच्छी करते हैं, बल्कि वो बढ़ाते हैं हमारी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल जो लाइफ की क्वालिटी हमारी उसको बढ़ाते हैं। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा, आपको खुद को जो आपकी सोच है वो एकदम मोटिवेट टाइप रहेगी। वेदर यू आर लुकिंग टू improve योर फिटनेस रूटीन, learn more about nutrition or explore health habits, there are many areas to consider. Whether you are looking to improve your fitness routine, learn more about nutrition. अगर अपने फिटनेस रूटीन के बारे में देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने न्यूट्रिशन के बारे में और हेल्थी हैबिट्स के बारे में जान सकते हैं। इन चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए, फिजिकल फिटनेस को लेकर आप क्या कह सकते हैं। दिस रेफर टू द हेल्थ ऑफ योर हार्ट एंड लंग। फिजिकल फिटनेस क्या है, ये आप सिंपल कर सकते हो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर हार्ट एंड लंग्स। फिजिकल फिटनेस क्या है, ये आपके दिल के लिए, लंग्स के लिए बहुत जरूरी है। रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज लाइक रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग इंप्रूव हार्ट हेल्थ एंड एनर्जी लेवल। अगर आप इस टाइप की रेगुलर जो रनिंग टाइप एक्सरसाइज होती है जिसमें फिजिकल लगता है, जैसे रनिंग हो गया, मान लीजिए साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये क्या जरूरी है, ये आपके हार्ट के लिए भी जरूरी है और ये आपकी जो एनर्जी लेवल उसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि इससे स्टेमिना बढ़ता है। अब स्ट्रेंथ, इसी के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या आप ऐड से कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग एंड बॉडी वेट हेल्प बिल्ड मसल स्ट्रेंथ। अगर आप वेट लिफ्ट करते हैं या बॉडी वेट बढ़ाते हैं तो ये हेल्प करता है मसल स्ट्रेंथ में और हड्डियों को मजबूत करता है। इट इज क्रूशियल फॉर ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड जॉइंट हेल्थ। ये पूरा जरूरी है आपकी ताकत के लिए, जॉइंटों के लिए। अब फ्लेक्सिबिलिटी वाली अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, मतलब योगा हो गया इस टाइप की, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड योगा इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट मोबिलिटी। अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और जो जॉइंट है आपके उनको फ्लेक्सिबल रखता है। दिस हेल्प्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी, और इससे आपको इंजरी भी नहीं होती क्योंकि हड्डियां जो है वो एक्चुअली फ्लेक्सिबल हो जाती है। इम्प्रूव पोस्चर, पोस्चर शरीर का जो है वो सुधरता है। और इनहेंस ओवरऑल मूवमेंट एफिशिएंसी, और ये ओवरऑल जो मूवमेंट एफिशिएंसी होती है ये उसको बढ़ाती है। अब देखिए, न्यूट्रिशन को लेके हेल्थ क्या है, व्हाट वी ईट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन अवर हेल्थ एंड फिटनेस। जो भी हम खाते हैं उसका ह्यूज इम्पैक्ट है अपने हेल्थ और फिटनेस पे। अ बैलेंस डाइट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग एनर्जी लेवल। अगर आप बैलेंस डाइट खाते हैं, मतलब एक तरह से मान लीजिए आप जो हेल्थी होता है, जैसे फल फ्रूट हो गए, या शुगर का आप यूज़ नहीं करते, जो भी खाते हैं उससे क्या होता है, वो एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में सपोर्टिंग वर्कआउट एंड ओवरऑल हेल्थ। तो ये चीज़ क्या करता है, सब चीज़ों को इंप्रूव करता है। मेंटल हेल्थ एंड बैलेंस फीलिंग फिटनेस इज जस्ट अबाउट फिजिकल हेल्थ। जो फिटनेस है वो केवल अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके नहीं है, इट्स अबाउट मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। ये मेंटल इमोशनल का भी अच्छा होना जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज लिंक टू रिड्यूस डिप्रेशन एंड स्ट्रेस लेवल। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल को ये क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो ओवरऑल जो अपन इतने पॉइंट बनाए, इसका आप 30-40% याद रख लीजिए कि वहाँ पे 1 मिनट ही मिलना है। उसमें जो भी लाइन आपको अच्छे से समझ में आ रही है उनको आप याद रख के डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और आपके जो पॉइंट है वो कमेंट में आप लिखना एज एन टॉपिक, क्योंकि 1 मिनट के लिए आपको 10-15 सेकंड तो इंट्रोडक्शन ही बोलना है, इंट्रोडक्शन को लेंथी नहीं करना है और टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। लॉकडाउन के बाद वो टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि बच्चा जो है वो इंट्रोडक्शन रट कर आ रहा है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जॉब और टेक्नोलॉजी के बीच में एक जंग है। क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो जॉब्स कम हो रही है, ये लोग कह रहे हैं। जैसे आप टोल्स पे देख सकते हैं, टोल्स पे पहले एक टोल्स पे अगर 40 लोग काम करते थे तो आज के टाइम वहाँ पे 10 लोग हैं, क्योंकि सब ऑटोमेटिक हो गया है। अगर अब टेक्नोलॉजी के साथ आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो भी आप पीछे रह जाएंगे। तो जॉब्स जो है, जो टेक्नोलॉजी है, क्या वो जॉब्स को कम कर रही है या बढ़ा रही है, इसको लेके एक डिबेट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर काफ़ी समय से, खासकर एआई के आने के बाद इस पर काफ़ी बड़ी एक डिस्कस चल रहा है। तो देखिए मैंने क्या मेन मेन पॉइंट लिखा है। द रिलेशन बिटवीन जॉब्स एंड टेक्नोलॉजी वेरी कॉम्प्लेक्स। जो रिश्ता है जॉब और टेक्नोलॉजी को लेके उन दोनों के बीच में वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। टेक्नोलॉजी क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज बट ऑल्सो रिड्यूस ट्रेडिशनल जॉब्स। टेक्नोलॉजी क्या करती है, नए मौके बनाती है जॉब के, लेकिन जो पुराने पुराने टाइम का है ट्रेडिशनल जॉब्स, उनको रिड्यूस करती है। क्योंकि वो क्या पुराने तरीके से होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या करती है, एडवांस चीज़ें लाती है, एडवांस चीज़ें लाती है। जो पुराने टाइम से जो काम हो रहा है फिर वो बंद हो जाता है, क्योंकि पहले खेती जो थी पुराने टाइम से होती थी तो बहुत लोगों की एक्चुअली जरूरत पड़ती थी। जैसे गांव में आपने देखा होगा, एक परिवार दूसरे परिवार की हेल्प करते थे खेती में आपस में। अब सब मशीनें आ गई है तो उससे क्या हुआ है, ना तो लोगों के में रिश्ते अच्छे रह गए क्योंकि अब किसी को एक दूसरे की जरूरत नहीं है।
तो ट्रेडिशनल जो जॉब्स है उनको रिड्यूस कर रही है, जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रही है। द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन जॉब्स कैन बी सीन फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव। जो असर है टेक्नोलॉजी का जॉब से वो हम देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। परस्पेक्टिव्स मतलब अलग अलग तरीके क्या है, एंड इट इज ऑफन डिस्कस इन टर्म्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। इसको अपन दोनों तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, अवसर भी है और चुनौतियां भी है। कैसे? नई जॉब्स आ भी रही है और पुरानी जॉब्स खत्म भी हो रही है। टेक्नोलॉजीज लाइक रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई हो गई, एंड मशीन लर्निंग आर कैपेबल ऑफ ऑटोमेटिक रिपीटिव टास्क। जो टेक्नोलॉजी आ रही है, रोबोटिक हो गई, एआई हो गई, ये क्या कर रहे हैं, जो रिपीटिंग टास्क है, जो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम भी पे चल सकते हैं। एक बार आपने एआई को बता दिया, रोबोटिक को बता दिया, तो वो ये चीजें बार बार कर सकते हैं। रिड्यूसिंग द नीड ऑफ ह्यूमन लेबर इन सर्टेन एरियाज। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, इंसान की जो मेहनत है, मतलब इंसान का जो फिजिकल होना जरूरी है, उसको वो रिड्यूस कर रहे हैं। वाइल ऑटोमेशन एलिमिनेट्स सम जॉब्स। ऑटोमेशन क्या करी, कुछ जॉब्स खा रही है, मतलब कम कर रही है, और ऑल्सो क्रिएट्स न्यू वंस, लेकिन वो न्यू वन भी बना रही है। कैसे? अब एआई आ गया या रोबोटिक आ गया, तो लोग अब उसमें पढ़ रहे हैं, उसमें आने टाइम में कह रहे हैं बहुत ज्यादा जॉब मिल गया, जैसे डेटा साइंटिस्ट हो गया, एआई हो गया। तो ट्रेडिशनल जॉब्स तो कम हो रही है नो डाउट, लेकिन न्यू जॉब्स की क्रिएशन भी हो रही है, लेकिन उसके लिए वापस एजुकेशन पे बच्चों को जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, विद द राइज ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग देयर इज ग्रोइंग डिमांड ऑफ डेटा साइंटिस्ट एंड एआई स्पेशलिस्ट। अब जैसे जैसे एआई का बढ़ रहा है, ठीक है, तो डेटा साइंटिस्ट, एआई, रोबोटिक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इन सब की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ओवरऑल यही है, टेक्नोलॉजी देखो, हम टेक्नोलॉजी को पीछे नहीं छोड़ सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी डेफिनेटली हमारे ट्रेडिशनल जॉब्स को कम कर रही है, लेकिन वो नई जॉब भी क्रिएट कर रही है, तो लोगों को अब नए जॉब्स की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो हर चीज़ के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी आपको भी लगता है आप जरूर कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक मुझे लगता है जॉब्स एंड टेक्नोलॉजी, मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक वॉर बिटवीन टू कंट्रीज, 2, 3, 4 यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद, यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद ये सवाल उठता है, क्योंकि ये जब दो कंट्री के बीच में लड़ाई होती है तो उसका असर पूरे दुनिया पे पड़ता है। जैसे यूरोप पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है गैस को लेके, इंडिया पे भी इसका असर पड़ा है इनडायरेक्टली, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अच्छा स्टेप रहा है जिसके जिसके अगर अपन पे डायरेक्ट इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। बाकी ओवरऑल दुनिया पे यूक्रेन और रशिया रावर का बहुत फर्क पड़ा है, इनडायरेक्टली भारत पे फर्क पड़ा है, टूरिज्म कम हुआ है, लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, जो यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें, लंबी चौड़ी चीज़ें होती है। तो जब दो देशों के बीच में अननेसेसरी वॉर हो जाए तो उस पर क्या किया जाए, क्या उसका असर होता है, क्या सर उस चीज़ों से बचा जाए। तो अब जैसे बलूचिस्तान में भी चल रहा है, तो वो भी एक तरह से इंटरनल वॉर ही है। वॉर बिटवीन टू कंट्रीज इज अ सीरियस इवेंट दैट इम्पैक्ट्स मिलियंस ऑफ लाइफ। जो लड़ाई है दो तीन, अब इसको मैंने दो लिखा है, आप तीन लिख, कुछ भी हो, तो वॉर बिटवीन टू कंट्रीज इज अ सीरियस इवेंट दैट इम्पैक्ट्स मिलियंस ऑफ लाइफ। जो वॉर है दो कंट्री के बीच में बहुत सीरियस इवेंट है, और ये क्या करता है, लाखों लोगों की, मिलियन लोगों की लाइफ पे असर डालता है। प्रिवेंटिंग एंड स्टॉपिंग वॉर्स रिक्वायर डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड समटाइम मिलिट्री स्ट्रेटेजी। अगर आपको प्रिवेंट करना, रोकना है वॉर्स, तो क्या चाहिए हमें, डिप्लोमेटिक रिलेशन चाहिए, पॉलिटिकल रिलेशन चाहिए, स्टेप्स उठाने, इकोनॉमिकल और इवन मिलिट्री भी स्टेप्स। तो ये चारों स्टेप्स उठा के हमें कैसे भी करके वॉर को रोकना है। हम क्या क्या कर सकते हैं, इंक्रीज डायरेक्ट डायलॉग्स बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज टू फाइंड द सॉल्यूशन। जो दो पार्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनको लेके हमें डायरेक्ट बात करनी चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। डिप्लॉय पीस कीपिंग फोर्सेज टू मेंटेन स्टेबिलिटी। पीस कीपिंग फोर्सेज हमें वहाँ पे लगानी चाहिए ताकि हम वहाँ पे लड़ाई को रोक पाएं और जो स्टेबिलिटी उसको मेंटेन कर पाए, ठीक है। जैसे एक्चुअली यूएन की आर्मी होती है, बहुत से देशों की आर्मी होती है, जो पीस कीपिंग आर्मी होती है, जो वहाँ पे जाके लोगों को कंट्रोल करती है, लड़ाई को एक तरह से रोकती है। रिड्यूस आर्म रेसेस, अननेसेसरी मिलिट्री बिल्डअप। अब जो जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, रसिया हो गया, कोई भी दुनिया में हर कोई एक्चुअली एक आर्म रेस में एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, तो इसको और अननेसेसरी मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, कुछ ना कुछ चाइना हमेशा करता रहता है। तो इस चीज़ को हमें रोकना चाहिए कि अननेसेसरी हम मिलिट्री ना बढ़ाएं और जो हथियारों की रेस है उसको रोकें। स्टैब्लिश डायरेक्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन चैनल्स टू अवॉइड एक्सीडेंटल वॉर। और हमें कुछ ऐसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल्स बनाने चाहिए जो हम अननेसेसरी एक्सीडेंटल, मतलब एक गलत में लड़ाई ना हो जाए, उनको रोकने के लिए हमें मिलिट्री कम्युनिकेशन चैनल्स बनाने चाहिए। यूज इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड और निगोशिएशंस टू सेटल बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। और इंटरनेशनल जो कोर्ट्स है या निगोशिएशंस है उनको हमको यूज़ करना चाहिए कि हम बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है वहाँ पे बैठे डिस्कस करें। तो दो कंट्री के जो वॉर से क्या असर पड़ता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, उसको कैसे रोक सकते हैं, ये पांचों पॉइंट है, ठीक है। इसमें से जो भी मेन मेन पॉइंट आप याद रख सकते हैं या अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, वो आप जरूर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ पॉइंट है तो इसी टॉपिक को लेकर आप कमेंट में अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। चलिए, कोई डाउट हो कमेंट करेगा, और सेकंड फेज के लिए जितने ज़्यादा अपन टॉपिक कवर कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन जरूर कवर करेंगे।